वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9311121874। इस शो के दौरान भी आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं या शो के बाद अगर आप भेजना चाहें तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874। हमारी ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। लाइव भी आप हमारे शो में जुड़कर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आई बुधवार की शाम को और इसने टेंशन बढ़ा दी इंडिया की, ट्रंप के डबल टैरिफ की। भारतीय शेयर बाजारों में भी आज हमने देखा कि एक पॉइंट में ऐसा लगने लगा कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर घबरा गए हैं, लेकिन बाजार के क्लोज होते होते मार्केट संभलते हुए भी नजर आए, क्योंकि मार्केट ने पहले ही फैक्टर इन कर रखा था कि भाई ट्रंप साहब हैं, टैरिफ है तो लगाएंगे ही, लेकिन इतना लगाएंगे इसको लेकर के जो है एक बार फिर से हमने बाजार में थोड़े सा चिंता देखी थी। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, क्योंकि अब जो है अगस्त के आखिर में यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं और उम्मीद है कि इस ट्रेड वार्ता में इस टैरिफ के मुद्दे को उठाया जाएगा और क्या कम हो सकता है टैरिफ, या फिर 27 अगस्त से यही 50% के डबल टैरिफ को हमें झेलना होगा। तो अनसर्टेनिटी के इस माहौल में हम डेफिनेटली इक्विटी बाजारों में तो देखेंगे ही कि यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन रहेगा, थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। इंडिसीजन के वक्त में बाजार इस तरह आपको नजर आते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश करते हैं, यानी हर महीने की सिप करने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या करना है इस डेवलपमेंट में? कुछ नहीं करना है या फिर अपने निवेश की कोई रणनीति बदलनी है? इन सब पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो मुकेश जी के लिए मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू भी इनको मैं सौंप चुकी हूँ कि सर आप रिव्यू करके बताइए। और आज हम सबसे पहले मुकेश आपसे यही पूछना चाहूँगी, ये जो पूरा डबल टैरिफ को लेकर के जो टेंशन ब्रू अप हो रही है, एंड ऑब्वियसली अगस्त के एंड में हम देखने वाले हैं कि यूएस डेलीगेशन आने वाले हैं इंडिया, नेगोशिएशंस पर बातचीत तो होगी ही। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी एक इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसमें आप क्या सलाह दे रहे हैं अभी? देखिए प्रियंका, काफी न्यूज में है डबल टैरिफ की। आपने बात की कि 25% से 50% टैरिफ बढ़ाने की बात है। इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, उन्हें लग रहा है मार्केट्स क्रैश कर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है और जरूरी है कि इन्वेस्टर समझे कि ये टैरिफ है क्या और इससे कितना इंपैक्ट आने वाला है। तो प्रियंका, मैं ना थोड़े नंबर्स के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि क्या इंपैक्ट है। देखिए, पूरे साल में जो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो लगभग $86 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। अब जो हमारी इकॉनमी है इस समय वो $4.3 ट्रिलियन की है। तो अगर हम देखें एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारी कितनी है, वो सिर्फ 2% है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट से जो इकॉनमी चल रही है उसका जो एक्सपोजर है बहुत कम है। अब ये भी समझना जरूरी है कि $86 बिलियन है, इसका ब्रेकअप क्या है, कौन से सेक्टर है, क्या इसमें एक्सपोर्ट हो रहा है। तो प्रियंका, लगभग $86 बिलियन है, इसमें 50% सर्विसेज है, लाइक आईटी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हम करते हो, 50% गुड्स हैं। अब जो टैरिफ लगा है वो आईटी सर्विसेज या सर्विस में नहीं लगा है। तो वैसे भी लगभग $43 बिलियन का एक्सपोजर खत्म हो गया। अब जो बच गया $43 बिलियन जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, उसमें फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स में कोई टैरिफ नहीं है, जो कि $20 बिलियन है। तो जो नेट एक्सपोजर आ रहा है वो $23 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है, जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, ज्वेलरी, डायमंड्स के सेक्टर एक्सपोज होते हैं। तो जो ये $20 बिलियन है एज ए इकॉनमी सिर्फ 0.5% है। यहां अगर स्लो डाउन हो भी जाता है तो मेरे को लगता है जीडीपी में 0.1% या ज्यादा से ज्यादा 0.2% का इंपैक्ट आना है। बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात तो ये। दूसरा, मेरे को यह भी लगता है कि ये ट्रंप की, यूएस की एक स्ट्रैटेजी है नेगोशिएशन के लिए। आपने जैसे बताया
अभी ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं। और हमने ये भी देखा है कि ट्रम्प जो है बोलते हैं कुछ एक दिन और अगले दिन वो वापस से उसको रिवर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो इसको मार्केट बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं ले रही है, और मेरे को नहीं लगता कि इससे मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। ओके, सो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और आप जिस तरह से नंबर्स से समझाया इस बात को, हम देख रहे थे जो इंडिया के फॉर्मर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने अपने एक एक्स में उन्होंने ये लिखा है कि ये वंस इन अ जनरेशन मौका है इंडिया के लिए। इस क्राइसिस से हम इसको अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो इसलिए मातम नहीं मनाना जाना चाहिए। आप अग्री करेंगे? बिल्कुल प्रियंका, मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे है, देखिए इसी बहाने हम बाकी देशों के साथ ट्रेड डील्स भी कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी इंडिया ने यूके के साथ किया है, ईयू के साथ बात चल रही है, यूएई से हो रहा है, बाकी और भी देशों से हमारे जो बिजनेसेस हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो बेटर होंगे। दूसरा, अगर आपको याद हो प्रियंका, 91 की जो क्राइसिस हुई थी, जब भी इंडिया में एक क्राइसिस हुई है, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि ओके। इंडिया एक इकोनॉमी फिर स्ट्रांगर बनता है। इस समय अगर यूएस इंडिया को ज्यादा परेशान करेगा, बिजनेसेस ज्यादा अगर हिट होंगे, तो आई एम श्योर इंडियन इकोनॉमी इनोवेट करेगी और नए सॉल्यूशंस लगाएगी। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग है, और इससे हम स्ट्रांग बाहर आएंगे। सो मुकेश, ये मुझे बताइए कि जो लोग सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपनी स्ट्रैटेजी में अभी क्या रीलुक करना चाहिए? कुछ रीथिंक करने की ज़रूरत है, या अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए? उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए प्रियंका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि इन्वेस्टर को मतलब होता है कि वो क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी में चेंज करे। अब जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए लास्ट 1 ईयर से मार्केट चली नहीं है, और अभी अगर हम देखें सितंबर एंड में जो सेंसेक्स था लगभग 86,000 था, इस समय 80,700 है, ऑलमोस्ट 7-8% डाउन है। एक साल का टाइम भी निकल गया। तो लेवल बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप गिरे हुए जब मार्केट में एसआईपी करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप सस्ता खरीदते हो, आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स की एसआईपी जा रही है वो बहुत अच्छे टाइम पे जा रही है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स पैनिक ना करें और अपने एसआईपी को चेंज ना करें। दूसरा, ओके। अगर पॉसिबल है तो आप स्टेप अप एसआईपी करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा अमाउंट डिप्लॉय कर पाएंगे जब मार्केट डाउन है, तो जब बाउंस बैक करेगा तो रिटर्न अच्छा आएगा। और अगर मार्केट बीच में ज्यादा गिरती है, तो आप इसमें लमसम बाइंग भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को एक ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए रिटर्न बेटर करने का। ओके, तो लेकिन अगर मान लीजिए मुझे अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसी स्कीम है जो लगाड़ दिख रही है जिसके रिटर्न से मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या ये टाइम आप कहेंगे कि हाँ मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ? और कोई पर्टिकुलर थीम्स इस मार्केट में जहाँ आप कहेंगे कि हाँ ये टाइम हो सकता है जहाँ आप अभी निवेश कीजिए? देखिए प्रियंका, जनरली होता क्या है, हमारे कई पोर्टफोलियो में कई बार स्कीम्स अंडर परफॉर्मिंग कर रही होती है, और इन्वेस्टर उसको चेंज नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसमें पुरानी स्कीम्स हैं, गेन है, टैक्स ज्यादा आता है। तो ये जब मार्केट डाउन आता है तो ये रीस्ट्रक्चरिंग का अच्छा मौका होता है, क्योंकि अगर आप बेचोगे किसी चीज को कुछ और खरीदने के लिए, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आती है। तो जनरली जो डाउन मार्केट है वो अच्छा टाइम है कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रिविजिट करें। जो स्कीम्स 2 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रही है, उन्हें वो बेचने की सोचें। देखिए 6 महीना 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस मैं अंडर परफॉर्मेंस नहीं मानता, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर है जब वो सेक्टर या किसी स्टॉक में डालता है, उसमें उसको टाइम देना पड़ता है। तो अगर बीच में अंडर परफॉर्म कर भी रहे, क्योंकि कई बार हम देखते हो बाउंस बैक कर जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स जरूरी है कि बेचे नहीं अगर 6 महीने या 1 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट यस, अगर 2 साल या उससे ज्यादा लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करने का। अब आपने पूछा पैसा कहां लगाना चाहिए। अगर मेरे से ब्रॉड मार्केट की बात करेंगे प्रियंका, लार्ज मिड स्मॉल सब इस समय अट्रैक्टिव है। लार्ज जो है लगभग फेयरली वैल्यूड है, मिड स्मॉल थोड़े महंगे हैं, 10-20% महंगे, पर वहां पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आपका एक्सपोजर लार्ज मिड स्मॉल कहीं भी कम है, तो वो आप उसे बिल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स रिकमेंड नहीं करूंगा, डाइवर्सिफाइड फंड पिक करें, ताकि जो फंड मैनेजर है वो उनके बिहाफ में डायनेमिकली सेक्टर्स को चेंज कर सकता है यहाँ पे।
ओके, सो सबसे अहम बात जो इस पूरी बातचीत की है कि अभी आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। स्टेप अप कर सकते हैं आप उसमें, अगर बहुत मार्केट डाउन जाता है तो कुछ लमसम अगर आपके पास है तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। अगर आपकी कोई स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो ये देखना है कि कितना समय हो गया अंडर परफॉर्मेंस का। अगर 6 महीने 1 साल तो मुकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, 2 साल से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ एक्शन ही नहीं है, तब आप ज़रूर निकलिएगा। लेकिन अभी चाहे ट्रम्प कुछ भी करें, वो उनको हम देखते हैं, बयान देते हैं और पीछे हटते हैं, फिर बदलते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो अभी टाइम है 27 अगस्त तक, क्या पता हम कुछ और सुने और कुछ खबरों पर बात कर रहे होंगे। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर व्यूअर्स पोर्टफोलियो। और सबसे पहले ये पोर्टफोलियो बहुत दूर से आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं। नागालैंड से, आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट एवर कि नागालैंड के एक व्यूअर ने हमें ये क्वेश्चन भेजा है। जुखानटुंग इनका नाम है, आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। एंड जुखानटुंग जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने कल ये मेल भेजा, आज आपने मुझसे क्रॉस चेक भी किया था कि आप मेरा सवाल कब ले रहे हैं। आई होप यू आर वॉचिंग इट। सो नॉर्थ ईस्ट से पहला ईमेल, नागालैंड से पहला ईमेल मैं ज़रूर कह सकती हूँ, जुखानटुंग का। सो एज है इनकी 44, ये मनी 9 देखते हैं और उन्हें मनी 9 में हमारा म्यूचुअल फंड का शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जुकान जी। सो इनका पोर्टफोलियो ये रहा। आईसीआईसीआई प्रू के बिजनेस साइकिल फंड में ये 11,000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी 4,000 की सिप जा रही है। इसके अलावा इनके पास एसबीआई का डिविडेंड यील्ड फंड है जिसमें 3,000 की सिप है। एचडीएफसी का मिड कैप फंड है जिसमें 2,000 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा डिजिटल इंडिया फंड, यहाँ पर 3,000 की सिप है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, यहाँ 2,000 की सिप है। एचडीएफसी का बिजनेस साइकिल फंड, आईसीआईसीआई का भी इनके पास बिजनेस साइकिल ग्रोथ फंड है और इसका भी बिजनेस साइकिल रेगुलर ग्रोथ फंड है जहाँ 1,000 की सिप कर है। और डीएसपी के इंडिया टाइगर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, इसमें भी इनका निवेश आ रहा है। 28,000 की सिप कर रहे हैं और कुछ निवेश इन्होंने 2022 में शुरू किया, कुछ 2024 में, कुछ 2025 में, और ये मैंने मुकेश जी से आपके लिए शेयर भी किया है। तो करंट जो पोर्टफोलियो की जो कुल वैल्यू है वो 5,98,000 बन चुकी है। 28,000 की सिप है, 2 करोड़ जुटाना चाहते हैं इन 15 ईयर्स। आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है मुकेश जी? देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि अगर दूर दूर तक इन्वेस्टर्स आपके चैनल के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नागालैंड से पोर्टफोलियो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, तो अगर पोर्टफोलियो हम देखें, इन्होंने बताया कि जो इनका पोर्टफोलियो का बैलेंस है लगभग 5.98 लाख का है और इनकी एसआईपी भी चल रही है 28,000 की। इसमें अच्छी बात यह है कि इनका टाइम होराइजन 15 साल के लिए, क्योंकि इक्विटी में 15 साल बहुत अच्छा टाइम होराइजन होता है, रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये एसआईपी ऐसे ही कंटिन्यू करें और अगर हम रीजनेबल 14% का रिटर्न निकाल लेते हैं तो इनका पोर्टफोलियो 15 साल बाद लगभग 2 करोड़ का हो जाता है, जो कि इनका गोल भी है। तो पहली बात तो इनका गोल अच्छे से पूरा हो जाएगा और मेरा इनको रिकमेंडेशन होगा, पॉसिबिलिटी है तो आप स्टेप अप एसआईपी करिए। जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम लेवल बढ़ती है तो उसमें आप अपनी एसआईपी का भी अमाउंट बढ़ाते रहिए। इनके पोर्टफोलियो में मेरे को लगता है कि काफी काम की स्कोप है, हम जो चेंजेस कर सकते हैं इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं 2-3 बात हाईलाइट करना चाहूंगा। अब अगर इनकम पोर्टफोलियो देखें तो जनरली हमने क्या देखा है कि सेम फंड हाउस से 2 या 3 फंड उठाए गए हैं। जैसे कि मैं एचडीएफसी में बात करूं, इनके पास एचडीएफसी मिड कैप भी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड है। हमने क्या देखा है कि जब फंड हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी सारी स्कीम्स अच्छी करती हैं, जब गिरती है तो सारी स्कीम्स गिरती हैं, क्योंकि एक फंड हाउस का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, स्ट्रैटेजी, और जनरली वो स्टाइल स्ट्रैटेजी सारे फंड्स में लगाए जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ठीक से नहीं होता अगर आप एक ही सेम फंड हाउस की काफी ज्यादा स्कीम ले लेते हो। वैसे इन्होंने एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई डिविडेंड यील्ड ले रखा है, तो मेरे को लगता है कि एक फंड हाउस से एक ही लेना चाहिए, तो यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। दूसरा, इन्होंने काफी जो है थीमेटिक फंड उठाए हुए हैं, जैसे डिजिटल वाला फंड उन्होंने उठाया हुआ है, टाटा का डिजिटल फंड है, डीएसपी का टाइगर फंड उठा रखे हैं, बिजनेस साइकिल फंड्स उठा रखे हैं। मुझे थीमेटिक फंड्स बहुत ज्यादा या सेक्टर स्पेसिफिक पसंद नहीं आते, क्योंकि इनमें टाइमिंग 2 बार करना पड़ता है। एक बार जब आप बाय करते हो और दूसरी बार आपको जब बेचना होता है।
क्योंकि अगर आपने टाइम पे नहीं बेचा तो फिर वो काफी अंडर परफॉर्म करता है। बेटर होता है कि वो डाइवर्सिफाइड फंड ले। और इनके पास 8 फंड है, मेरे को लगता नहीं 8 फंड की जरूरत है। और पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप हैवी है, तो थोड़ा इसमें मेरे को लगता है कि स्मॉल कैप भी करना चाहिए। तो जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा, मैं इनको 5 फंड रिकमेंड करूंगा। पहला एक एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है। ये एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, इसमें 70% लार्ज कैप होता है। दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है जो इनके पास ऑलरेडी है। एक आईसीआईसी का लार्ज एंड मिड कैप, एक मोतीलाल का मिड कैप और एक बंधन स्मॉल कैप। तो लगभग मैं क्या कर रहा हूं, 50% मिड स्मॉल में डाल रहा हूं, 50% लार्ज कैप में डाल रहा हूं, और 5 स्कीम्स हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो आपके पोर्टफोलियो को रिजेक्ट किया है मुकेश जी ने, स्कीम्स भी बताई हैं जो आपके पास होनी चाहिए। 15 साल आप निवेश करेंगे, 2 करोड़ आपके जहन में है, और मुझे लग रहा है इस पोर्टफोलियो के साथ 28,000 रुपीज़ की अगर सिप है और जो चेंजेस आपने बताए हैं, 2 करोड़ कितना अचीवेबल लग रहा है आपको मुकेश जुकान के लिए? मेरे को लगता है 2 करोड़ बहुत इजीली अचीवेबल है अगर ये इन्वेस्टमेंट्स करें। और ये कॉर्पस बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है अगर ये स्टेप अप एसआईपी भी करें। हर साल 10% या 5%, 15% जैसी इनकी इनकम बढ़ती है एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें, तो 2 करोड़ से बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट अगर ये करेंटली भी स्टिक करें तो 2 करोड़ पोर्टफोलियो बन जाता है 15 साल में। ग्रेट। सुजुकान जी, प्लीज़ थोड़ा सा चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, मुकेश ने आपको बताया है। प्लीज़ फॉलो कीजिए उनके एडवाइस को, एंड आई होप आप ये चेंजेस करें और बिल्कुल 2 करोड़ प्लस के कॉर्पस को आप इकट्ठा कर पाएँ अपने लिए। निखिल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। निखिल की एज है 35 और ये निवेश जो कर रहे हैं 25,000 रुपये की सिप हर महीने कर रहे हैं। 25,000 की सिप को कैसे डिवाइड किया है? पराग पारी की फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप, निपॉन लार्ज कैप में 3,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4,000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 3,000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3,000 की सिप, व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड में 3,000। 10% से स्टेप अप भी करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कुछ डिडक्ट करना चाहिए, यानी कुछ हटाएं या कुछ नया ऐड करें, और इनको उम्मीद है कि क्या मुझे 15% कंपाउंडिंग जो है रिटर्न मिल पाएगा। 20 साल में 3 करोड़ इकट्ठा करने का प्लान है रिटायरमेंट के लिए। प्रियंका, निखिल ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि 20 साल में 15% का रिटर्न निकल पाएगा क्या। और मेरे को लगता है कि 20 साल में डेफिनेटली रिटर्न निकलेगा। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें 10-15 साल में इंडियन मार्केट्स ने इन्वेस्टर्स को 14-15% रिटर्न दिया है। और आने वाले अगले 10 साल 20 साल मेरे ख्याल से इंडिया के गोल्डन पीरियड है। और यहाँ पे इंडिया ग्रो करेगा, कंपनीज ग्रो करेंगी, अर्निंग्स ग्रो करेंगी, और मार्केट भी बढ़ेगी। और क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, इतना पैसा मार्केट में आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया टाइम है। तो 14-15% रिटर्न 20 साल में आराम से निकलने चाहिए। अब अगर निखिल के पोर्टफोलियो की बात करें, इनकी एसआईपी 28,000 की चल रही है। अच्छी बात ये स्टेप अप भी कर रहे हैं 10%। और अगर 20 साल का टाइम होराइजन ले तो ये बहुत अच्छा टाइम होराइजन है। मैंने कैलकुलेट करके देखा, अगर ये ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहे और पोर्टफोलियो से 14% का रिटर्न निकल आता है, तो पोर्टफोलियो 20 साल बाद 5.65 करोड़ का हो जाता है। इनका गोल 3 करोड़ का है, तो लगभग डबल कॉर्पस बन जाता है। तो इनके लिए, निखिल जी के लिए रिकमेंडेशन, पहली बात तो ये कि खर्चे बढ़ाएं, सोचे कि खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेविंग्स हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इससे काफी ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा। काफी कंफर्टेबल सिचुएशन है इनके लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी परफेक्ट है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इनके स्कीम्स की बात करूं, मेरे को लगता है कि स्कीम्स वैसे तो अच्छी है, बट नंबर ऑफ स्कीम्स ज्यादा है। थोड़ा हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। इन्होंने स्कीम्स अच्छी ले रखी हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन लार्ज कैप, मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। ये एक अच्छे फंड है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी देते हैं लार्ज मिड स्मॉल में। जो स्कीम्स मैं चेंज करना चाहता हूं, मेरे को लगता है कि 3 स्कीम्स को हम बंद कर सकते हैं। एक एसबीआई कॉन्ट्रा है, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव इंडेक्स है, और व्हाइट ओक मल्टी एसेट जो कि रिलेटिवली नया है। इन 3 फंड्स को हम बंद करके मैं इनको रिकमेंड करूंगा
कि एक लो कॉस्ट HDFC BSE 500 इंडेक्स फंड ले ले, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपको आ जाता है, तो आपके पास 5 फंड हो जाते हैं 7 की जगह। कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि हम इंडेक्स फंड भी कर रहे हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो निखिल जी परफेक्ट है, आपको पूरा मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा हो, 14-15% रिटर्न निकलना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है, खर्चे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, सो निखिल, अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन 3 स्कीम से अगर आप एग्जिट करके एक इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए मुकेश जी को ज़्यादा राइट फिट लग रहा है कि भाई SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू, निफ्टी नेक्स्ट 50, वाइट ओक मल्टी एसेट, इन 3 की जगह आप एक HDFC BSE 500 फंड अगर आप ले लें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी सलाह हो सकती है। आपके पोर्टफोलियो में ये ज़्यादा राइट फिट लग रहा है मुकेश को। चॉइस इज़ योर्स, बट वैसे आपने अच्छा बनाया है पोर्टफोलियो और आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंचते हुए हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि पहुंच ही जाएंगे। ओके, मनीष कुमार जी का क्वेश्चन लेते हैं। मनीष जी बिहार के हैं और गोपालगंज के, और इनकी एज है 39। तो इनका निवेश है कुछ इस तरह से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये कर रहे हैं 3500 का निवेश, क्वांट का मिड कैप 2000 की सिप यहाँ चल रही है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 2000 की सिप, बंधन स्मॉल कैप फंड 2000 की सिप, JM का फ्लेक्सी कैप फंड 2000 की सिप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 2000 की सिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 2000 की सिप। 10 साल से ज़्यादा का निवेश करेंगे और उनको इस निवेश से 50 लाख इकट्ठा करने की उम्मीद है इन 10 ईयर्स। अभी 15,500 रुपये की सिप कर रहे हैं मनीष जी। तो 10 साल का अगर नज़रिया है, 50 लाख के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, क्या ये सफिशिएंट होगा इनके निवेश के जरिए? प्रियंका, अगर मनीष का हम पोर्टफोलियो देखें, इनकी जो SIP चल रही लगभग 15,500 चल रही है, 10 साल का टाइम होराइजन है, और अगर मैं रिटर्न मान के चलूं 14% साल के पर एनम निकलेंगे, तो 10 साल बाद ये पोर्टफोलियो जो है लगभग 39 लाख का बन जाता है। तब मनीष जी का गोल है 50 लाख का, 11 लाख का शॉर्टफॉल रहता है। बट अच्छी बात यह है कि ये शॉर्टफॉल मेरे ख्याल से बहुत इजीली पूरा हो जाएगा अगर ये स्टेप अप SIP कर लें और अपनी SIP को 10% से हर साल बढ़ा लें। क्योंकि मनीष जी देखिए, आपकी जो इनकम है वो 10 साल कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रहता है, सैलरीज भी बढ़ती हैं, तो स्वाभाविक है 15,500 से अगले साल जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप SIP भी अमाउंट हर साल बढ़ाते रहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 50 लाख का गोल बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके स्कीम्स की तरफ। इन्होंने काफी अच्छी स्कीम्स ली हैं वैसे, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है इनके पोर्टफोलियो में, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट भी अच्छा फंड है, बंधन स्मॉल कैप और निपॉन के मल्टी कैप भी अच्छे फंड है। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में 7 फंड है। मेरे को लगता है कि इन फंड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो 2 फंड में क्लोज करना चाहूंगा, एक GM का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है, और दूसरा निपॉन के लार्ज कैप फंड को आप स्टॉप कर दीजिए मनीष जी, क्योंकि निपॉन का आपने ऑलरेडी एक और फंड लिया हुआ है मल्टी कैप फंड। एक फंड हाउस से 2 फंड के मतलब नहीं होते, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उनके स्टाइल स्ट्रैटेजी सिमिलर होते हैं। जब वो गिरते हैं तो सारे फंड गिर रहे होते, चढ़ रहे तो सारे गिर रहे होते। तो ये 2 फंड आप बंद कर सकते हैं। एक और जो एक्शन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, आपके पास क्वांट का मिड कैप फंड है। क्वांट के सारे फंड्स ज्यादातर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, सेबी की उनपे इनसाइडर ट्रेडिंग की इंक्वायरी चल रही है, तो फ्लोज भी कम है। तो यहां पे SIP आप स्टॉप करके मोतीलाल का मिड कैप फंड ले लीजिए। तो सजेशन ये 2 फंड बंद करिए ताकि आपके 7 से 5 स्कीम आ जाए, और क्वांट मिड कैप के बदले मोतीलाल मिड कैप ले लीजिए, और जो 5 स्कीम उन सब में बराबर एलोकेशन कर दीजिए ताकि आपका अच्छा एलोकेशन मिड, स्मॉल, लार्ज सब जगह जा रहा है। तो थोड़े से चेंजेस है मनीष जी, बाकी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। ओके, सो जो निपॉन के लार्ज कैप और JM के फ्लेक्सी कैप को क्लोज करेंगे तो 4,000 रुपए जो बचा रहे होंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग ही पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट? बिल्कुल प्रियंका, एग्जिस्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, स्कीम्स बढ़ाने का फालतू में कोई फायदा नहीं होता। ओके, और क्वांट के मिड कैप को आप मोतीलाल के मिड कैप से रिप्लेस कर लें, ये एक सजेशन है। तो 2 सजेशन, 5 स्कीम्स हो जाएंगे आपकी। क्वांट को आप क्वांट की मिड कैप से आपको एग्जिट की सलाह है, एक मिड कैप सलाह दे दी है, प्लस एक JM का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का लार्ज कैप। मनीष जी, इन दोनों से आपको निकल जाना है। 10% का स्टेप अप आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने निवेश में। 10 साल तक आप निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे, तभी वो 50 लाख की राशि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो ख्याल रखिएगा मनीष जी इस बात का।
अगला क्वेश्चन मैं यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर मुझे नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, पीके सिंह जी का क्वेश्चन उठाते हैं और मैं देख रही हूँ मनमत और नज़ीर जी का भी सवाल आ रहा है बार बार, तो आप दोनों का ही सवाल हमने कल के शो में लिया था। प्रतिभा गिरीश ने बहुत डिटेल आंसर दिया, तो प्लीज़ कल के शो को देखिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करूंगी। मनमत, आपका नाम अपूर्व है, देखिए मुझे याद है आपका सवाल भी मैंने कल लिया है, और नज़ीर जी आपका भी सवाल कल हमने लिया है। तो हम अब ले रहे हैं पीके सिंह जी का क्वेश्चन। 6 सिप कर रहे हैं, 6 स्कीम्स हैं इनकी, पीके सिंह साहब की इन्वेस्ट, और सब में जो है 4,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड 4,000, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का लार्ज कैप है और कोटक का मल्टी कैप है। अब नजरिया है 25 साल का, 10% से टॉपअप करते रहेंगे, गोल है 5 करोड़। पीके सिंह का ये पोर्टफोलियो है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फ्लेक्सी कैप में इन्होंने इन्वेस्को लिया हुआ है, मल्टी एसेट फंड इनके पास आईसीआईसीआई का है, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, निपॉन का लार्ज कैप है और कोटक का मल्टी कैप है। सब में 4-4 हजार, कुल मिलाकर 24,000 पर मंथ सिप कर रहे हैं पीके सिंह। देखिए प्रियंका, अगर पीके सिंह जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं, पोर्टफोलियो जो स्कीम्स सेलेक्ट की हैं, पोर्टफोलियो बनाया है, काफी अच्छा बनाया है। इन्वेस्को के इस समय सारे फंड्स अच्छे चल रहे हैं, तो जो इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप फंड है वो एक अच्छा फंड है। आईसीसी के फंड्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें मल्टी एसेट फंड है, तो लार्ज मिड स्मॉल इनके पास सारे आ जाते हैं। और बाकी अगर हम बात करें, जैसे कोटक का मल्टी कैप फंड है, वो भी काफी अच्छा फंड है। एंड मोतीलाल भी अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है, लार्ज एंड मिड कैप। बंधन स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड तो मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो परफेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो इनका एलोकेशन है वो भी सही है, क्योंकि इसमें लार्ज मिड स्मॉल ज्यादा आ रहा है, इन द सेंस कि सारे कवर हो रहे हैं। लार्ज में लगभग 60% इसमें जाता हुआ मुझे दिख रहा है, और मिड स्मॉल में जनरली 40% इसमें एलोकेशन हो रहा है, जो कि एक सही एलोकेशन है। तो प्रियंका, मेरे को नहीं लगता कि पीके सिंह जी को पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो जो ये 24,000 की एसआईपी कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू करिए, और स्टेप अप कर सकते हैं तो स्टेप अप करें। बस यही सजेशन है, अदरवाइज इनका स्कीम का सिलेक्शन परफेक्ट है। ओके सिंह साहब, बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है, स्टेप अप करते रहिएगा, और शानदार पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हमारे एक्सपर्ट को आपका लग रहा है। राहुल सिंह का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। राहुल जी का निवेश है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2500, कोटक के लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 रुपए की सिप, निपॉन के मल्टी कैप में 3,000, आईसीआईसीआई के लार्ज कैप में 3,000, प्लस बंधन का स्मॉल कैप भी होल्ड करते हैं, यहाँ पर भी 3,000, और एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 3,000। तो फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक, लार्ज एंड मिड कैप में कोटक, निपॉन का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप, बंधन का स्मॉल कैप और एचडीएफसी का स्मॉल कैप। 15% से स्टेप अप भी करेंगे राहुल। एज है इनकी 29 और 20 साल का नजरिया है। लक्ष्य है 6 करोड़, 1 करोड़ इन्होंने अभी, सिंह साहब कहते 5 करोड़, राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे 6 करोड़ चाहिए भाई। क्या बन जाएगा 20 साल में? मुकेश, योर व्यू। देखिए प्रियंका, का इनके पोर्टफोलियो देखें। प्रियंका, एक अच्छी बात क्या है, आपके शो में ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके पोर्टफोलियो अच्छे आ रहे हैं। एंड ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा, आपके ऑडियंस को देना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो जो है अच्छा बन रहा है। अब किसी भी आप एडवाइजर को दिखाओगे, उसमें वो हमेशा कुछ ऐड कर सकता है, माइनस कर सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम मेरे को लगता है पोर्टफोलियो काफी अच्छे आते हैं। अब अगर मैं राहुल जी की बात करूं, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक मैं चेंज करना ये चाहूंगा कि इन्होंने 2 स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं। एंड इनको मुझे नहीं लगता 2 स्मॉल कैप फंड की जरूरत है। एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, कुछ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप काफी होता है पोर्टफोलियो में। 5 स्कीम्स इनके लिए काफी हैं। तो जो इनकी एसआईपी 2 स्मॉल कैप में चल रही, बंधन स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप, तो इसमें मैं रिड्यूस करना चाहूंगा, कंसोलिडेट करना चाहूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि एचडीएफसी स्मॉल कैप में हम एसआईपी बंद कर दें और बंधन स्मॉल कैप को सेलेक्ट करें। एचडीएफसी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके सीआईओ चिराग भी अच्छे फंड मैनेजर, पर उसका एयूएम बड़ा हो गया। जनरली जब एयूएम बड़ा हो जाता है तो परफॉर्मेंस में कई बार लैग आता है, तो बंधन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
पराग पारिक जो है, कोटक लार्ज मिड कैप है, निपॉन मल्टी कैप है, आईसीसी लार्ज कैप है, ये बाकी चारों अच्छे फंड है। तो रिकमेंडेशन एक ही है कि 6 फंड से आप 5 फंड करें। 2 स्मॉल कैप की आपको जरूरत नहीं है, जितना सिंप्लीफाइड है उतना बेटर है, और बाकी स्कीम सही है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। राहुल जी, आप सही डायरेक्शन में। बिनीश का अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो बिनीश हमारा शो मस्कट से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। बिनीश की एज है 45। इनका जो निवेश का नज़रिया है वो 8 साल का है और 27,000 रुपये की सिप कर रहे हैं। पराग पारी की फ्लेक्सी कैप में 7,000 की सिप चल रही है। आईसीसीआई के ब्लू चिप में 4,000 की सिप चल रही है। एसबीआई के मल्टी एसेट फंड में 5,000 की सिप, निपॉन के मल्टी कैप में 7,000 की सिप, मोतीलाल के मिड कैप में 2,000 की सिप, बंधन के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप। और बिनीश ये जानना चाहते हैं कि अगर ये 8 साल तक इस निवेश को कंटिन्यू करते हैं 27,000 तो कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है मुकेश से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ आप इनके पोर्टफोलियो का जो मिक्स है वो भी ज़रा देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्या राइट ट्रैक पर है बिनीश का पोर्टफोलियो। देखिए प्रियंका का, बिनीश जी की पोर्टफोलियो देखिए, मस्कत से है, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, और अच्छा लगता है कि जब बाहर के इन्वेस्टर्स शो देख रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है इंडिया में, तो काफी अच्छी बात है। अब अगर इनके हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है लगभग 27,000 चल रही है। 8 साल बाद अगर मैं मान के चलूँ, 8 साल में 14% का पर एनम रिटर्न निकलेगा, तो 8 साल बाद ये कॉर्पस 46 लाख का हो जाता है, तो जो कि एक अच्छा कॉर्पस है। और अगर ये स्टेप अप करेंगे तो ये कॉर्पस और भी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो बिनीश जी ने क्या किया है, जो स्कीम्स ली हैं वो स्कीम्स अच्छी हैं। 6 स्कीम्स हैं, सारी इंडिविजुअल स्कीम्स अच्छी हैं। पराग पारिक आईसीसी ब्लू चिप, एसबीआई मल्टी एसेट, निपॉन मल्टी कैप, मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये अच्छे फंड्स हैं। पर प्रॉब्लम मेरे को इसमें क्या लगती है प्रियंका, कि जो ये स्कीम्स हैं इसमें जो विनीश जी एलोकेशन कर रहे हैं, कुछ स्कीम में ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं, जैसे पराग पारिक में 7,000 कर रहे हैं, निपॉन मल्टी कैप में 7,000 कर रहे हैं। कुछ स्कीमें जहां पे एलोकेशन बहुत छोटा कर रहे हैं, मोतीलाल मिड कैप में 2,000 कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप में 2,000 कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, ये मिड स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, बट क्योंकि इनका 8 साल का टाइम होराइजन है, तो मिड स्मॉल में इनको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिटर्न आने की वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मेरा इनको सजेशन ये होगा, क्योंकि टाइम होराइजन लंबा है, तो स्कीम्स में एलोकेशन जो है वो मिड स्मॉल में अच्छा करें। इस समय इनका जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, या एसबीआई मल्टी एसेट है, निपॉन मल्टी कैप है, इनमें एक्सपोजर काफी हद तक लार्ज कैप हैवी रहता है। तो सारी स्कीम्स में बराबर एलोकेशन कर दें, तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। 27,000 का कॉर्पस है, ये 6 स्कीम्स में बराबर कर देंगे तो इनका मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा एलोकेशन हो जाएगा, जो कि अभी लार्ज कैप हैवी है। और मिड स्मॉल में ज्यादा करेंगे थोड़ा, तो रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 8 साल बाद पोर्टफोलियो ओवरऑल रिटर्न बेटर दे पाएगा। और प्रियंका, मैं 2 मिनट ये भी बताना चाहूंगा, देखिए जो लार्ज कैप है वहां से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13-14%। जो मिड कैप है वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17-18, और स्मॉल कैप माइक्रो कैप में थोड़े और रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19-20% के। और इसका कारण ये है, इसको साइज इफेक्ट भी कहते हैं। जो ज्यादा छोटी कंपनी होती है वो वोलेटाइल ज्यादा होती है, गिरती भी ज्यादा है पर चढ़ती बहुत ज्यादा है। और स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमी में स्मॉल और मिड काफी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो लार्ज कैप की अर्निंग्स अगर 10-11% बढ़ रही होती, तो मिड स्मॉल की हम देखते हैं 18-19% बढ़ रही है। ग्रोइंग इकोनॉमी में मिड स्मॉल अच्छा करते हैं, और टाइम होराइजन लंबा होता है तो रिस्क भी इनमें कम हो जाता है। तो ये मेरा विनीश जी को सजेशन होगा। राइट, चलिए अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। पंकज जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। नमस्कार मैम। क्या करते हैं आप पंकज जी? मैम मैं जॉब करता हूँ। ओके, और ये आपने जो निवेश किया हुआ है जिसकी वैल्यू अब 3 लाख पहुंच रही है, इसके लिए लक्ष्य क्या तय किए हैं? फिर मैं आपका पोर्टफोलियो भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में मुकेश जी थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। पर आप अपने बारे में पहले बताइए, फिर पोर्टफोलियो लेकर आते हैं आपका।
मैम मेरा 8 से 10 साल में 1.5 CR का टारगेट है। ओके, ठीक है। आज से 10 सालों में, और ये जो आप 1.5 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, तो ये रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, क्या लक्ष्य है? बच्चों के लिए, बच्चों के बेटी लिए, के ठीक है। लिए। तो आपने, आपके पोर्टफोलियो में हमें नजर आ रहा है एसबीआई का पीएसयू फंड है जिसमें आप 5,000 की सिप कर रहे हैं, एक थीमेटिक फंड, जी। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड जिसमें आप 5,000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप में आप 5,000 की सिप कर रहे हैं, और आपने मोतीलाल का मिड कैप भी शामिल किया जिसमें आप 5,000 की सिप कर रहे हैं। प्लस आप डायरेक्ट इक्विटी में जो है आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं 1 लाख रुपए के, और लॉन्ग टर्म का नजरिया 8 से 10 साल का है। मुकेश, मैं चाहूंगी कि प्लीज पंकज के पोर्टफोलियो के लिए आपने क्या पॉइंट्स बनाए, क्या चेंज करना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, अगर पंकज जी का पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने बताया इनका गोल 1.5 करोड़ का है। और अच्छी बात यह है कि ये म्यूचुअल फंड्स को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने की इनकी प्लानिंग है जो कि ये एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, और वेरी मच पॉसिबल है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है पंकज जी, आप इसे कंटिन्यू करें। अब मैंने थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया। इसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो करंट एग्जिस्टिंग बैलेंस है लगभग 4 लाख का है, आपकी 25,000 की एसआईपी चल रही है, और 10 साल का आपका टाइम होराइजन है। अब मैं मान के चलूं 10 साल में हर साल 14% का अगर रिटर्न निकलता है तो 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो लगभग 78 लैक्स का हो जाता है। तो जो आपका पोर्टफोलियो का टारगेट 1.5 करोड़ का है उससे हम थोड़े शॉर्टफॉल रह जाते हैं। बट अच्छी चीज क्या है, क्योंकि टाइम होराइजन लंबे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट वगैरह भी, इनकम लेवल भी चेंज होगा। तो आपके लिए दो सजेशंस हैं। एक तो आप एसआईपी की जो अभी 25,000 है, अगर आपका कॉर्पस सेविंग्स अलाउ करती है तो उसको 30,000 करें। और दूसरा, आपको स्टेप अप करने की जरूरत है कि 15% आप एसआईपी जो अपनी हर साल बढ़ा लें। और अगर 15% नहीं कर पा रहे हैं तो जो लमसम बोनस आता है या कहीं से कुछ भी विंडफॉल आता है तो उनमें आप इस इन्वेस्टमेंट्स में टॉप अप कर सकते हैं। तो जो चेंजेस है बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम हाथ में है। तो मेरे को लगता है आप ये गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। अब मैं अगर आपके पोर्टफोलियो में आता हूं, आपके पास 5 स्कीम्स है, 5 में से 3 मेरी फेवरेट स्कीम्स है, अच्छी स्कीम्स हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हम जानते हैं एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है। बंधन स्मॉल कैप मिड कैप भी काफी अच्छे कर रहे हैं, इनके फंड मैनेजर अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगी। अब आपने 2 एसबीआई के फंड लिए हुए हैं, एक एसबीआई पीएसयू फंड लिया हुआ और एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लिया हुआ है। मैं थीमेटिक फंड का बहुत बड़ा फैन नहीं होता हूं, क्योंकि थीमेटिक में क्या होता है, कोई थीम कई बार चल रही होती है और फिर उनको टाइम से एंटर करना और एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। और हमने पंकज जी एक और चीज क्या देखी है कि थीम्स कोविड के बाद बहुत क्विकली चेंज हो रही है। हर 1 साल 1.5 साल में नई थीम आ जाती है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले थीम थोड़ी लंबी मिलती थी तो हमें अच्छा रिटर्न हम कैप्चर कर पाते थे। आजकल थीम्स बहुत क्विकली चेंज होती हैं तो उसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर आप डाइवर्सिफाइड फंड करिए जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ में पिक कर रहा है। अगर उसे पीएसयू स्टॉक्स अच्छे लगेंगे तो अपने आप पिक कर लेगा, हमें उसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एसबीआई पीएसयू फंड की जगह आपको एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा। एक लो कॉस्ट फंड है, इसमें 70% लार्ज कैप आ जाता है, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप फंड है। ये एक अच्छा स्टेबल फंड है। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जगह एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप कर लीजिए। एचडीएफसी की जो फंड मैनेजमेंट टीम है काफी अच्छी है, चिराग सेतलवाद जो सीआईओ हैं काफी कंसिस्टेंट फंड मैनेजर है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप फंड मैनेजर्स हैं। तो ये थोड़े से आप चेंज कर लीजिए, 2 स्कीम्स को मैं चेंज करा रहा हूं। और अगर आप स्टेप अप करते रहें और एसआईपी बढ़ाते रहें तो आपके गोल पूरे हो जाएंगे। ओके, सो पंकज जी, ये आपके लिए सलाह थी, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और स्टेप अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ यूट्यूब से विजय किराई जी का। सो विजय जी भी बहुत अच्छी अमाउंट की सिप कर रहे हैं, 45,000 की सिप कर रहे हैं। इनकी स्कीम्स कुछ इस तरह से हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप पे 10,000 की सिप चल रही है, आईसीसीआई के टेक्नोलॉजी फंड में 10,000 की सिप है, निपॉन का लार्ज कैप है इसमें 5,000 की सिप कर रहे हैं, निपॉन के स्मॉल कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल के मिड कैप में 15,000 की सिप कर रहे हैं। 10 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना है तो क्या ये 45,000 रुपए की सिप
और जिस तरह की स्कीम्स इन्होंने चुनी है उससे 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट मिल सकता है विजय जी को? देखिए प्रियंका, अगर विजय जी के पोर्टफोलियो की हम बात करें, एसआईपी कॉर्पस इनका अच्छा है, 45,000 की ये एसआईपी कर रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है इनके पास। अगर फंड्स की बात करें तो पराग पारिक एक अच्छा कंसिस्टेंट फंड है। आईसीसी टेक्नोलॉजी फंड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक थीम है, एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड, और जैसे मैं बोल रहा हूं कि सेक्टर में आपको टाइमिंग 2 बार करना पड़ता है। जैसे अभी आईटी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, फिर वो चढ़ेंगे तो आपको उनको बेचना भी राइट टाइम में पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बेटर है कि डाइवर्सिफाइड फंड करें, जहां पे फंड मैनेजर को अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो अपने आप पिक कर लेगा और बेच भी देगा। तो इंडिविजुअल उसमें थीम हमें पिक करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 2 निपॉन के फंड उठा रखे, निपॉन लार्ज कैप, निपॉन स्मॉल कैप। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक ही फंड हाउस से 2 फंड का फायदा नहीं होता, क्योंकि जनरली जो फंड हाउस होते हैं उधर सीआईओ होता है, जो फंड मैनेजमेंट टीम होती है, वो एक स्टाइल या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। वो जनरली सारे फंड्स में सिमिलर होती है। तो जब फंड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं सब चल रहे होते हैं, जब गिरते हैं तो सारे अंडर परफॉर्म करते हैं। तो निपॉन स्मॉल कैप में मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि एसआईपी ये बंद कर दें, क्योंकि अब इसका एयूएम भी बड़ा हो गया, दो काफी अच्छा फंड है, पास में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बदले ये बंधन का स्मॉल कैप फंड ये कर सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं। मोतीलाल का मिड कैप फंड ये कंटिन्यू करें, तो 5 फंड है इनके पास, मिड स्मॉल अच्छा एलोकेशन हो जाता है। पराग पारिक फंड ये कंटिन्यू करें, और जो टेक्नोलॉजी है इसके जगह मैं एक ब्रॉडर इंडेक्स, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड इनको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, जो कि स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं विजय जी, और अगर आप ये चेंजेस कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा बेटर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, और आपके गोल पूरे हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं सूरज जी का। इन्होंने मेल किया था मुझे और अपना नंबर भेजा था, पर अभी हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे बात नहीं हो पाई है। पर मैं इनका पोर्टफोलियो लेती हूँ। वाइफ के साथ मिलकर ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और जिसमें फंड्स इन्होंने पिक किए हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 1000 की सिप, निपॉन का मल्टी कैप 500 रुपए की सिप यहाँ कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी 500 की सिप है, बंधन के स्मॉल कैप फंड में भी 500 की सिप है, आईसीसीआई के ब्लू चिप फंड में 500, एचडीएफसी के गोल्ड फंड में 500। 30 साल तक निवेश करेंगे, अभी 3500 रुपए की सिप ओवरऑल इनकी बन रही है। गोल है बच्चे की पढ़ाई और शादी और वेल्थ क्रिएशन। 10% से स्टेप अप भी करेंगे, और साथ ही में म्यूचुअल फंड के जरिए लोन के बारे में भी समझना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन चेक, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, क्या सही है? और इसमें कुछ चेंजेस आप बोलेंगे क्या? और क्या किसी इक्विटी या डेट फंड में इनको कुछ चेंजेस करने चाहिए? देखिए प्रियंका, अगर हम सूरज जी के पोर्टफोलियो की बात करें, इनका काफी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है, क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने बताया कि 3,500 की ये एसआईपी कर रहे हैं, स्टेप अप करेंगे 10%, और इनका टाइम होराइजन 30 साल का है। मैंने कैलकुलेट करके देखा प्रियंका, अगर 30 साल तक रिटर्न 14% निकल आते हैं पर एनम, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, तो 30 साल बाद जो कॉर्पस बन जाता है वो 3,80,00,000 का हो जाता है। प्रियंका की बहुत बड़ा कॉर्पस है, और सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 3,500 की महीने की एसआईपी से आप 30 साल बाद कॉर्पस 3,80,00,000 का कर लेते हो। बहुत बड़ा फिगर है प्रियंका, और ये बड़ा फिगर आप छोटी एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट क्या है प्रियंका, कि टाइम होराइजन जितना लंबा होता है, कंपाउंडिंग उतना ज्यादा प्ले करता है। तो सूरज जी, अच्छी बात क्या है कि कंपाउंडिंग पे कॉन्फिडेंटली बेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी। और मैं इन्वेस्टर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें दिमाग ना लगाएं, उसे भूल जाएं। प्रियंका, इनफैक्ट मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में, मैंने पहली इन्वेस्टमेंट लगभग 20 साल पहले की थी, और मेरा सारा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में, मेरे पास कोई शेयर्स वगैरह नहीं है। लास्ट 20 साल में मैंने कभी बेचा नहीं है कोई भी फंड, उसे हमेशा होल्ड ही किया है कंपाउंडिंग के लिए, और वो काफी अच्छा कॉर्पस बन जाता है। तो सूरज जी की जो स्ट्रैटेजी है 20 साल 30 इयर्स की, वो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो पे आऊं, इन्होंने स्कीम्स काफी अच्छी सेलेक्ट की हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप, एक मिड कैप फंड भी लिया है मोतीलाल मिड कैप,
बंधन स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, आईसीसी ब्लू चिप, ये सारे पांच के पांच अच्छे इक्विटी फंड है। इनमें एलोकेशन भी अच्छा खासा है, लार्ज मिड स्मॉल में बढ़िया से डाइवर्सिफाई। आदमी को जरूरत पड़ती है, कोई अगर एजुकेशन का खर्चा आ गया, कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो उस समय कई बार होता है कि हमें हमारे म्यूचुअल फंड बेचने पड़ते हैं। अब इक्विटी फंड में प्रॉब्लम क्या आती है, ये वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल आप नहीं चाहोगे डाउन मार्केट में अपने फंड बेचो, क्योंकि मार्केट गिरती तो हमने देखा है क्विकली बाउंस बैक करते हैं। अब जैसे इस समय मार्केट थोड़ी डाउन है, अब किसी को अगर पैसों की जरूरत है वो डाउन मार्केट में बेचेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो यहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटी देके उसके अगेंस्ट एनबीएफसी या बैंक से लोन ले सकते हो। अब इसमें जो लॉजिक यूज होता है प्रियंका, अगर आप 100 रुपए के इक्विटी म्यूचुअल फंड देते हो या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड देते हो, तो उसमें आपको उसके अगेंस्ट 50 रुपए तक का लोन मिल जाता है। और अगर आपके पास कोई डेट फंड है तो उसमें 75% ऑफ द अमाउंट का आपको लोन मिल जाता है। तो ये अच्छा खासा लोन आपको मिलता है। और जो रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट, वो मार्केट के रेट होते हैं, लगभग 9 साढ़े 9% पे आपको लोन मिल जाता है। तो ये एक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रैटेजी है कि जब आपको पैसे की जरूरत है और अगर मार्केट डाउन है उस समय, तो रादर देन आप डाउन मार्केट में लॉस में बेचें, आप उसके अगेंस्ट लोन ले लें, और जब मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तो आप उन म्यूचुअल फंड्स को अच्छे लेवल पे बेच के लोन पे ऑफ कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स इसके बारे में अगर लेना है तो बैंक के पास जा सकते हैं, एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके, सो मुकेश, अभी आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे। सूरज का जब हम पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे थे, जो 30 साल तक वो निवेश करने वाले, तो आपने कहा उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे एक व्यूअर ना ये कंपाउंडिंग पर ही सवाल पूछ रहे हैं। भरत का क्वेश्चन है कि सिप में कंपाउंडिंग कितने साल के बाद काम करती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए प्रियंका, कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट देखना है तो जनरली रिकमेंडेशन ये होता है कि रियल बेनिफिट 10 साल बाद उसका दिखना शुरू होता है। 5 साल के बाद भी अच्छा आपको प्रॉफिट दिखने लगते हैं, बट 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जो है उसमें प्रॉफिट काफी ज्यादा दिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा वॉरेन बफेट जी का। वॉरेन बफेट जो है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, और जो उन्होंने बनाई 90% ऑफ द वेल्थ उन्होंने 70 साल के बाद बनाई, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आने लगा वो लेटर ईयर्स में काफी ज्यादा आने लगा। और वॉरेन बफेट, अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न से पोर्टफोलियो से वेल्थ बनाई। वो सबसे रिचेस्ट इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ 70 साल तक कंपाउंडिंग कराई। लगभग उन्होंने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 90 साल तक वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जितना लंबा होता है वो उतना बेटर होता है। और हम भी जब इन्वेस्टर्स प्लेइंग का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसे आने लगता है जब पोर्टफोलियो से प्रॉफिट आपकी सैलरी या आपके बिजनेस से ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर को पेशेंस रखना पड़ता है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है, वो असली मैजिक 10 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो 10 साल के लिए तो आप भूल जाएं, और फिर इतना प्रॉफिट बनाएंगे कि आप, इट विल बी अ फैंटास्टिक मैजिक एंड अ वंडर फॉर यू। ओके, सो 10 साल और उससे ऊपर समय के लिए बने रहना ज़रूरी होगा आपके लिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन राजकुमार सिंह का। ये लाइव मैं पिक कर रही हूँ। इन्होंने बताया है कि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 7,000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4,000 की सिप चल रही है, टाटा का स्मॉल कैप भी है जिसमें 3,000 की सिप है। ओवरऑल इनकी सिप की वैल्यू हो रही है, मतलब हर महीने 19,000 रुपए की सिप राजकुमार कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा दिख रहा है? देखिए प्रियंका, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने फंड चारों अच्छे लिए, अच्छी बात है। 4 फंड से इनका काम हो रहा है। मेरे को लगता नहीं 4 फंड से ज्यादा इन्वेस्टर को चाहिए। इन्होंने एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स लिया, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में डालते हैं। पराग पारिक एक अच्छा फंड है, मोतीलाल मिड कैप एक अच्छा फंड है, टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सा इस समय स्ट्रगल कर रहा है पर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 1 साल और अगर अंडर परफॉर्मेंस करता है तो ये इसे रिप्लेस करके बंधन स्मॉल कैप कर सकते हैं। बट अभी मैं सजेशन नहीं दूंगा कि इसमें चेंज करें। एक ही चीज मेरे को इनको जो लगता है, राजकुमार जी को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। देखिए निफ्टी में, एसबीआई की निफ्टी में अच्छा खासा पैसा कर रहे हैं और पराग पारिक में अच्छा कर रहे हैं। दोनों लार्ज कैप हैवी हैं।
मिड स्मॉल में इनका कॉर्पस कम जा रहा होता है। कई बार इन्वेस्टर स्कीम सिलेक्शन में ज्यादा फोकस करता है और एलोकेशन में ध्यान नहीं देता। तो मेरा इनको सजेशन होगा राजकुमार जी को चारों स्कीम में बराबर करिए, ताकि मिड स्मॉल में कम ना जाए। क्योंकि अब अगर चारों अच्छी स्कीम्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छी हैं, पर डाइवर्सिफिकेशन सही तभी होगा जब अमाउंट का एलोकेशन भी सही होगा। तो जो इनका 19,000 की एसआईपी है, चारों स्कीम में बराबर बांट दीजिए, तो राजकुमार जी का पोर्टफोलियो परफेक्ट बन जाएगा। ओके, अब हम पारश राम खड़के का पोर्टफोलियो लेकर आ रही हूँ। अमरावती से हैं मिस्टर खड़के, 36 साल की उम्र है। लक्ष्य है कि 2 करोड़ हासिल करना है 15 साल में। 10% से एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। सो टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 3,000 की सिप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर भी 3,000 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस के लार्ज कैप में 3,000 की सिप है। SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान में भी 3,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, एंड अगली स्कीम SBI स्मॉल कैप 500 की सिप यहाँ पर। क्वांट का स्मॉल कैप 3,000 की सिप क्वांट के स्मॉल कैप में कर रहे हैं। तो दो उन्होंने स्मॉल कैप रखे हैं, एक SBI एक क्वांट। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 3,000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में भी 3,000 की सिप है। तो 21,500 रुपए की सिप कर रहे हैं। 10% से एनुअल स्टेप अप करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमें बताई है पारशुराम ने, कि उन्होंने जब शुरुआत की थी ना, तो वो केवल 11,500 की सिप कर रहे थे। तो 11,500 अब हो गए 21,500। सो आई थिंक आपने आधा काम तो जो है वो शुरू कर दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या आपका जो टारगेट है कि आपको 15 साल में 2 करोड़ अचीव करना है, वो इससे हासिल होगा या नहीं। मुकेश जी। देखिए प्रियंका, आपने सही कहा। पारस राम जी ने अपनी आधा काम वैसे ही कर लिया, क्योंकि एसआईपी अमाउंट ऑलमोस्ट डबल कर लिया। और ये बहुत जरूरी कि इन्वेस्टर अपने एसआईपी को रिव्यू करें, जब भी पॉसिबल है उसको बढ़ाएं, तो आप गोल के ज्यादा जल्दी पास पहुंच जाते हो। तो ये पारस राम जी ने काफी अच्छा काम किया। अब मैं अगर इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, देखिए इन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से लगभग 11,500 की एसआईपी कर रहे थे। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि इनका जो करंट पोर्टफोलियो है लगभग 9.5 लाख का होना चाहिए। और अगर ये अब 21,500 की एसआईपी 15 साल और ये करते हैं, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर मार्केट 14% पर एनम रिटर्न देती है, तो पोर्टफोलियो 2 करोड़ का बन जाता है, जो कि इनके डिजायर्ड कॉर्पस के पास है। तो डेफिनेटली इनके गोल पूरे हो जाएंगे। और मेरे को लगता है पारस राम जिस तरीके से वो एसआईपी अपनी बढ़ाते रहते हैं, और अगर वो स्टेप अप भी करते रहेंगे, तो बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। तो मेरे को लगता है फिनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ये परफेक्ट ट्रैक में है। अब इनके पोर्टफोलियो में अगर आए, तो मेरे को लगता है स्कीम्स में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक इंप्रूवमेंट क्या है कि इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स है, एक क्वांट का स्मॉल कैप और एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। दोनों फंड इस समय मुझे पसंद नहीं आ रहे। पसंद इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि क्वांट के इस समय सारे फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी सेबी की इंक्वायरी चल रही है इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो फ्लोज कम है, थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस है। तो कौन स्मॉल कैप में आप जो है एसआईपी बंद कर दें। जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसका एयूम भी बड़ा हो गया है। तो बड़े एयूम में स्मॉल मिड में मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि वो रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन दो को स्टॉप करके रिप्लेस कर सकते हैं बंधन स्मॉल कैप को। एक एक्सिस का लार्ज कैप फंड भी इनके पास। एक्सिस के फंड बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न भी नहीं दे रहे हो। लार्ज कैप में मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई बहुत ज्यादा अल्फा भी आने वाला है कि फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट करेगा। तो इसके बदले आप एचडीएफसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड कर सकते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। इसमें सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स आ जाते हैं। एक इनके पास स्टार्टअप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड है। तो मेरे को नहीं लगता कि थीमेटिक फंड की इनको जरूरत है। वैसे भी बैंकिंग फाइनेंशियल ये जितने भी आप कोई भी फंड्स उठा के देखें, आप चाहे निफ्टी 100 देखिए, कोई भी लार्ज कैप फंड आप देखेंगे, पराग पारिक देखेंगे, इनमें बैंकिंग बाय डिफॉल्ट काफी अच्छा खासा एलोकेशन होता है। तो टाटा बैंकिंग को आप बंद कर दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप और जो अपना एसबीआई का जो स्मॉल कैप है उसको भी आप उसके बदले बंधन स्मॉल कैप कर लेंगे, तो आपकी स्कीम्स भी रिप्लेस हो जाएंगी। और एक्सिस लार्ज कैप की जगह आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड कर लीजिए। बाकी आपके पास फंड्स अच्छे हैं। मोतीलाल का मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो ये जो फंड है अच्छे हैं। गोल्ड का भी एज अ हेज अच्छा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई है, तो गोल्ड अच्छा करता है ऐसी सिचुएशन में। तो पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस है, अदरवाइज आपके गोल मुझे लगता है बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं विवेक तिवारी का।
विवेक तिवारी जी करते हैं 17,500 रुपए की सिप हर महीने और इनके पोर्टफोलियो में है बजाज का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, आईसीसीआई का ब्लू चिप फंड 4,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 3,500 रुपए की सिप। यहाँ पर मोतीलाल मिड कैप में भी 3,500 की सिप। टारगेट 1.5 करोड़ है इन 20 ईयर्स। तो बताइए आपको इनकी पोर्टफोलियो कैसी लग रही है? एक बजाज का फ्लेक्सी कैप, एक आईसीसीआई का ब्लू चिप, एक निपॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप। देखिए प्रियंका, अगर विवेक जी का हम पोर्टफोलियो की बात करें, अच्छी बात ये इन्होंने 4 स्कीम्स ली हैं और इन्होंने एक लार्ज कैप जो कि आईसीसी ब्लू चिप लिया, एक फ्लेक्सी कैप लिया और एक मिड कैप और स्मॉल कैप लिया है। तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन बढ़िया है। इसमें थोड़ा से चेंजेस मैं ये करना चाहूंगा। बजाज फ्लेक्सी कैप मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, परफॉर्मेंस भी ओके है, तो इसे मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा। इसके बदले रिकमेंड करूंगा कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कर लें, जो कि जिनके फंड मैनेजर राजीव तक्कड़ जी काफी कंसिस्टेंट हैं, काफी अच्छे हैं, आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। आईसीसी की फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो आईसीसी ब्लू चिप फंड लार्ज कैप के एक्सपोजर के लिए अच्छा है। मोतीलाल का मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप भी अच्छा है। एक और मेरा इनको सजेशन ये होगा, क्योंकि इनका एलोकेशन स्कीम्स में बराबर नहीं है, अलग अलग है, और मिड स्मॉल में मेरे को लगता है कम एलोकेशन जा रहा है, तो इनको सजेशन ये होगा चारों स्कीम में बराबर करें, तो ताकि मिड स्मॉल के लिए भी ये पोर्टफोलियो में अच्छा एलोकेशन मिल जाता है। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में मिड स्मॉल जो है ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि इंडिया है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो स्कीम्स में एक ही सजेशन है, बजाज फ्लेक्सी कैप की जगह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर लीजिए, और बाकी जो है स्कीम्स में आप बराबर अमाउंट कर दीजिए। तो थोड़े से चेंजेस हैं विवेक जी के लिए, और मेरे को यकीन है कि इनके गोल पूरे हो जाएंगे। एक और सवाल आशुतोष का लेते हैं। वो 6,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि अगर 6,000 की सिप इस समय के बाजार में शुरू करना है तो किस तरह की स्कीम्स उन्हें चुननी चाहिए? देखिए आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अच्छे टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन है, वोलेटाइल है, और गिरे हुए मार्केट में जब हम सिप करते हैं तो हमारी बाइंग अच्छे टाइम में होती है, और मार्केट जो रिकवर करती है, वो करेगी, बाउंस बैक करेगी, तो आपको रिटर्न्स अच्छे लगेंगे। टाइमिंग बहुत बढ़िया है, जितनी जल्दी है आप स्टार्ट करिए। मैं आपको बहुत ज्यादा फंड्स नहीं बताना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ 4 फंड बताना चाहूंगा। एक आप एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड कर लीजिए, जो लो कॉस्ट लार्ज कैप हेवी फंड है। एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, एक मोतीलाल का मिड कैप कर लीजिए, और एक बंधन का स्मॉल कैप कर लीजिए। तो मैं कर क्या रहा हूं आपके लिए, आपको मिड कैप भी दे रहा हूं, स्मॉल कैप भी दे रहा हूं, एक फ्लेक्सी कैप दे रहा हूं, जिससे थोड़ा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए एक निफ्टी 500 इंडेक्स फंड भी दे रहा हूं। इन चारों में आप बराबर एलोकेट करिए 6,000 रुपए, और इसमें सिप करते रहिए, और कोशिश करिए जैसे से आपकी इनकम लेवल बढ़ती है आप अपने सिप के अमाउंट को स्टेप अप करते रहें और बढ़ाते रहें। तो सिंपल है, और आपके गोल जो भी आप सोच रहे हैं, ड्रीम, वो इससे पूरे होंगे। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने वक्त निकाला। आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे पोर्टफोलियोज को आपने आज सुधार की है। आई होप हमारे इन्वेस्टर्स जो देखते हैं इस शो को, उनको इससे फायदा मिले। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। आज के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अपने सवाल हमें भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। आप हमें अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी money9query@tv9.com पर भी भेज सकते हैं। साथ ही में यूट्यूब में भी आप हमें लाइव क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि Money9 लेकर आया है Money9 प्राइम की मेंबरशिप प्लान। इसके ज़रिए इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी हम 3 ऑफरिंग दे रहे हैं, और आप इसके ज़रिए Money9 फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। Money9 में केवल शो नहीं देखिए, बल्कि हम जो शो बनाने में हमारा रिसर्च है उसे पाना चाहते हैं तो Money9 प्राइम के मेंबर बनिए। ये है कि कैसे आप Money9 प्राइम की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो Money9 देखते रहिए, और Money9 के शो को अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें ज़रूर थम्स अप भेज करके हमें बताइए कि आपको कैसे लगते हैं हमारे शो। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और Money9 के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल होगी मुलाकात मेरी सिर्फ मेरा सवाल में एक और गेस्ट के साथ। जुड़ते हैं कल 4 बजे लाइव सेशन में।